श्री यादव रहे हो या हमारे अन्य महापुरुष रहे हो, मैं सभी को सदा के स्मरण करता हुआ और विश्व विख्यात विश्व की चौथी विद्रोही क्रांतिकारी सम्राट, इसको थोड़ा कम कर दीजिएगा आवाज, विश्व में परचम फैलाने वाली टाइम्स ऑफ इंडिया में दुनिया की चौथी महिला 1764 से लेकर वर्तमान समय तक जो समय आया निरीक्षण किया तो 16 महिलाएं विश्व में ऐसी क्रांतिकारी योद्धा महिलाएं हुई। उस पर वीरांगना फूलन देवी का जिनका हम आज जन्म दिवस मना रहे हैं, चौथे नंबर पर स्थान रहा। मैं ऐसी क्रांतिकारी महिला को नमन करता हुआ आप सभी और देश और दुनिया के जितने भी बहुजन समाज, मूल निवासी, आदिवासी, धर्म परिवर्तित लोग और वीरांगना को प्रेरणा लेने वाले, मानने वाले और ना मानने वाले लोग भी, उनको भी उनकी जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस मौके पर हमारे देश पर बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मैं कुछ वक्ताओं को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस समय मैं संचालक महोदय जी से चाहूंगा कि समय बता दीजिएगा, प्लीज समय बता दीजिएगा पूरा। ठीक है। हमारे देश पर आदि कश्यप महाबोधि जो बोल रहे थे, यतेंद्र मेहरा जी, पृथ्वी सिंह सूर्यवंशी जी, कृपा कश्यप जी, वीरेंद्र सूर्यवंशी जी, श्याम बाबू कश्यप जी, गौतम जी, चेतराम माहौर जी, राजेंद्र कश्यप जी, कमलेश कश्यप जी, जो हमारे राष्ट्रीय मूलवासी महिला शक्ति बहन है, माननीय रमेश सुराकर जी, डॉक्टर महेश कश्यप जी, इंजीनियर बीपी सिंह जी, जो हमारे बहुत अच्छे अभी उन्होंने अपनी बात रखी, माननीय भोजराज सिंह जी, इंजीनियर अजय निषाद जी, मदन कश्यप जी और श्रीमती कमलेश यादव जी, कुमारी एकता कश्यप जी, सफी दिवाकर जी, गायत्री निषाद जी, डॉक्टर विजय निषाद जी, राम गोपाल कश्यप जी, उदय मिश्री जी, ये बहुत सारे वक्ता हमारे बीच पर आए, उनको भी आभार व्यक्त करता हुआ सम्मुख बैठे सभी समाज के सुचिंतक, समाज के लिए बहुत कुछ चिंतित रहने वाली हमारी वीरांगना फूलन देवी की तरह जज्बा रखने वाली महिलाएं, बहन बेटियां, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस जन्म दिवस का मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हुआ उनके बारे पर कुछ चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, मैं उस चंबल घाटी से आया हूं और मैं वाकया जो 22 ठगियों को मारने का, बलात्कारियों को मारने का काम किया, उसका मैं तस्दीक गवाह हूं। मेरा गांव वो देवई गांव के ठीक दूसरे तरफ हमारा गांव पड़ता है। एक तरफ गोलियां चल रही थी और माइक से गोलियां चल रही थी, गोली वीरांगना फूलन देवी की गोलियां चल रही थी। दूसरी तरफ मैं सुन रहा था और गोलियों की तड़तड़ाहट और गड़गड़ाहट सुन रहा था। मैं उस वीरांगना जी की चर्चा करने के लिए इस अलीगढ़ की घाटी पर आया हूं
जो इंसाफ की लाइन में और इंसाफ करने की कगार पर जो अपनी सोच रखने वाले लोग हैं, मैं ऐसी वीरांगना की चर्चा करने के लिए आपके बीच आया। साथियों, वीरांगना जी का जन्म गुणा का पूर्वा कानपुर के पास जनपद जालौर पर आज के ही दिन यानी आज का ही तारीख 1963 में जन्म और आज 63 साल पूरे हो गए। 63 में जन्म हुआ, आज 63 साल पूरे हो गए वीरांगना जी के जन्म होने के। और ये गौरव इस धरती, इस जगह पर मुझे भी मिला कि 63 में जन्म और 63 साल पूरे होने पर मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। साथियों, ये दर्द वीरांगना फूलन का नहीं, चंबल घाटी का इलाका 650 किलोमीटर लंबा है। 650 किलोमीटर के इर्द गिर्द में वहां की बहन बेटियों की आबरू नहीं बचती थी। वहां के पिता भाई जो ही देखते थे और दरंदे लोग उनके घरों में, हम लोगों के घरों में घुसते थे, मन चाहा कुकर्म करते थे, मन चाहा कार्य करते थे और बोलने की जरूरत नहीं होती थी। हम मछुआरे लोगों को अगर मछली मारने का काम करने का मौका मिलता था तो सवर्ण लोग बगैर मारे मछली यूं भी छीन के ले जाते थे। अगर नौका चलाने वाले नाव की उतराई मांगते थे तो मार खाने का काम हुआ करता था, मार खाते थे हमारे लोग। ये प्रताड़ना यही नहीं थमती थी। आपके पास अगर 10 बीघा जमीन है और ऊंचा टेक हो तो वहां के लंबरदार, वहां के लोग, तानाशाही लोग घर में बुलाते थे और तहसील घर में चल के आती थी। तहसील में वो लोग नहीं जाते थे और वहीं अंगूठा लगवाते थे, उनको भूमिहीन कराने का कार्य करते थे। ये वीरांगना की लड़ाई यही नहीं थकती थी। वहां पर लोगों को ज्वारी और शराब पीने के अड्डे बनाए जाते थे और जबरन जुआ खिलाने का काम कराया जाता था। ये बात यही नहीं थकती। हमारे लोगों के खेतों में तानाशाहों के जानवर आवारा घुमा करते थे और यूं ही पूरी फसल नष्ट कर दिया करते थे। ये लड़ाई थोड़ी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब वीरांगना जी का जन्म हुआ तो वीरांगना जी छोटी बच्ची को अभी पुरस्कार दे रहे थे हमारे साहब। वो बच्ची जो बहुत छोटी थी, अभी वो मंच में खड़े होने के लायक नहीं थी, लेकिन कुर्सी पे खड़ा होके उसको बुलाया गया। उसका जज्बा कुछ और था बोलने का। उस समय में भी फूलन अपने हक और अधिकार के लिए वहां के नंबरदारों से लड़ती थी, पंचायत में बोला करती थी। जिस तरह आज बोलने का बेटी ने साहस किया, फूलन उस समय भी बोलती थी। फूलन के साथ ये कुकर्म सिर्फ क्षत्रियों ने नहीं किया। अभी हमारे साथी कह रहे थे उनके परिवार के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। मैं मानता हूं कि उनके परिवार के लोगों ने अन्याय किया, लेकिन जब परिवार के लोगों ने अन्याय कराने में नहीं कसर किया तो न्याय के लिए फूलन और फूलन की मां मुला देवी और उनके पिता देवी दी, तीनों लोग कालपी थाने में जाते हैं और कालपी थाने में 3 दिन तक गुहार
गुहार लगाते हैं, माता पिता को बाहर बैठाया जाता है। कम उम्र में वीरांगना फूलन के साथ वहां का थानेदार और वहां के पुलिस के जवानों ने बलात्कार करने का काम किया, जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं। इंसाफ मिलेगा ऐसा कहते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं, वहां वही दरिंदे बन बैठे। उस जगह की चर्चा पल पल की अगर बात की जाए तो वीरांगना अगर गरीबी के चलते घर में उस समय गैस नहीं हुआ करते थे, तो वीरांगना जी अगर जंगल में लकड़ी बीनने छोटी उम्र में भी जाती थी, तो क्षत्रियों के बेटे, सवर्णों के बेटे अगर मिलते थे तो कई बार कई महिलाओं की तरह, कई बेटियों की तरह वीरांगना फूलन को भी नहीं बख्शा, छोटी उम्र में बलात्कार करने का काम किया। ये तमाम हालातों से गुजरने के बाद वीरांगना का अपहरण होता है। समय के देखते हुए बहुत कम शब्दों में, बहुत कम कोशिश करूंगा उनकी चर्चा पर। उनका अपहरण होता है। अपहरण करके एक भिक्खू मल्ला जो कानपुर क्षेत्र बुढ़ा के पुरवा के पास का रहने वाला मैनपुर गांव का, और वीरांगना फूलन देवी का, दो लोगों का अपहरण होता है। दोनों के अपहरण को ले जाकर के शिवना गांव पड़ता है। उस गांव में ब्राह्मणों के दरवाजे जाकर के कहते हैं कि मैं लड़की लाया हूं, इसके साथ मन चाहा बलात्कार करो, मन चाहा अयाशी करो, पूरी छूट है सभी लोगों को। उस ब्राह्मण ने डांटते हुए श्री राम लाला राम से कहा, तो किसी बेटी के साथ अन्याय करना, किसी बेटी के साथ बलात्कार करना शोभा नहीं देता। क्षत्रियों को तुम ब्राह्मणों के पास लेके आए हो, इनको छोड़ दो, जाने दो। और वहां से भगा दिया। तो उन्होंने भिक्खू मल्ला को छोड़ने का काम किया, लेकिन फूलन को नहीं छोड़ा। फूलन को ले जाकर के बेभई गांव में जाते हैं, और बेभई गांव में लगभग 18 से 20 दिनों तक रखा जाता है। डेली पूरे गांव के जो क्षत्रिय लोग थे, उनको सभागार की तरह खुले मंच में, खुली जगह पर एक पेड़ है पीपल का, और वहां पर बहुत बड़ा कुआं था। आज की डेट में उस गांव के लोगों ने उस कुआं को जेसीबी से खुदवा करके लेवल करवा दिया, लेकिन वो नहीं जानते कि हम जैसे लोगों ने उसकी फोटो पहले से लेके रखी है। आज भी अगर चैलेंज करके खोदा जाएगा तो कुएं के तत्व और उसकी वो जो बनावटी जो स्थिति है वो नीचे मिलेगी। तो उस जगह जो कुआं था वहां पर पंचायत लगाते थे और उनको नग्न अवस्था करके उनसे पानी भरा करके एक एक व्यक्ति को पानी पिलाने का कार्य किया। हमारी बहन से पानी पिलवाया, हमारी बेटी से पानी पिलवाया, और पानी ही नहीं पिलवाया। वो बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया। एक लोगों ने नहीं, दो लोगों ने नहीं, 10 लोगों ने नहीं, अनगिनत लोगों ने किया। 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं। वो बहन, वो बेटी, वो वीरांगना जिसको आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं, वो गिड़गिड़ाती रोती रही, बिलखती रही, अपने छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन उनको शर्म नहीं आई, उनको दया नहीं आई, उनको रहम नहीं आई। और जब उनको रहम नहीं आई तो वीरांगना फूलन की हालत मरासन में हो गई, तो उसको छोड़ दिया। जब छोड़ने का काम किया तो वो बेचारी फूलन उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है, चलती है कि यमुना नदी के किनारे पर कोई मल्ला अगर मिल जाएगा
तो ये मल्ला मेरी मदद करेगा, हमारे परिवार का कोई मदद करेगा, या कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो मुझे बचा करके नदी के पार करा देगा, तो इन दरिंदों से बच के रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्षत्रियों ने कहा कि अगर जिस मल्ला की बेटी को तुमने छोड़ दिया है, अगर वो जिंदा चली गई और निषाद कश्यप बाथम कहा रीवर आदिवासी मूल निवासी लोगों को ये पता चला कि ऐसी बेटी को इन लोगों ने ऐसी दरिंदगी करके छोड़ा, तो जिनसे हम सरकार बनाते हैं, जो वोट देते हैं, वो सरकार कभी नहीं बनेगी। जाओ और पकड़ के लाओ उस वीरांगना को, उस फूलन को पकड़ के, उस बेटी को पकड़ के घसीट के लाते हैं रेत में। जब वो घसीट रहे थे, उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। घसीटते हुए लाते हैं, 7 दिनों तक उसके बाद कुएं के अंदर लटका के रखा। कुएं के अंदर लटका के रखा 7 दिनों तक, और तब निकालते थे, तब उसका बलात्कार करना होता था। कोई इसकी सीमा नहीं रखी उन्होंने। और जब वो 7 दिनों के बाद, और 7 दिन जब गुजर गए, जब ये देखा अब ये बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, अब तो ये मर ही गई है, तो सफेद चादर बिछा करके, पोटली में बांध करके, लाद करके, नदी में ले जा करके, एक छोटी पटरी नौका में रख करके उसको ले चलते हैं बहा के नीचे की ओर, धारा की ओर। वो क्यों ले जाते हैं कि उस क्षेत्र में क्षत्रियों के गांव थे। अगर यहां डालेंगे तो क्षत्रियों का नाम उजागर होगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे। उसको उस पर लाद के ले जाते हैं, गुढ़ा के पुरवा के गांव के, उनके जन्म स्थान के गांव के सामने के पास बीच नदी में उसको छोड़ देते हैं रात में। बहुत तेज आवाज के साथ जब वो पटकी जाती है, पानी में डाली जाती है पोटली, वहां मछुआरे मछली मारने का काम कर रहे थे। मछुआरों ने कहा ये नशे में धुत जा रही बोट, इनका लगता है मछली मारने वाला जो महाजाल होता है वो गिर गया है और इन्हें पता नहीं है, चलो हम लोग वो जो है जाल उठा लेते हैं तो हम लोगों के काम में आएगा। वो मछुआरे वहां कूद पड़ते हैं और जाकर के जब डुब्बी लगा के उसको निकालते हैं तो वो महाजाल नहीं मिलता, वो वीरांगना फूलन की पोटली मिलती है। उसकी नब्ज देखते हैं मछुआरे, छोड़ते हैं तो कहते ये अभी जिंदा है, सांस चल रही है। वो नगन थी उस समय, उसको उल्टा किया जाता है, पानी निकाला जाता है और वहां से कुछ लोगों को जो उनके सदस्य थे, जो बागी लोग थे, उनको सौंपा जाता है और ग्वालियर के एक हॉस्पिटल में उस समय 1.5 लाख रुपया खर्च करके उसका इलाज होता है। वो जो 1.5 लाख का इलाज होता है, वहां वीरांगना अपनी असली रूप धारण करती है और वही प्रतिज्ञा लेती है कि आज के बाद में कभी मरूंगी नहीं, आत्महत्या नहीं करूंगी, न तो पेट्रोल डाल के, न मिट्टी का तेल डाल करके, न तो फांसी का फंदा लगा करके। इन दरिंदों ने ना जाने कितनी बहन, कितनी बेटियों के साथ इस तरह का कुकर्म करके पानी में छोड़ा होगा। इनको सबक सिखाना होगा और इनके लिए अब हमें हथियार उठाना होगा। वहां से आते हैं तो मुस्लिम बाबा और मुस्लिम बाबा, 2 सगे भाई मुसलमान थे, उस समय बड़े डाकू थे। इनके पास उसमें 50-60 लोग हुआ करते थे। इनसे कहा गया कि इस बेटी को रख लो, इसके साथ
इसको अपने पास रख लो। मुस्लिम बाबा और मुस्लिम बाबा अपने उसूल के पक्के थे, किसी महिला को अपने उसके साथ नहीं रखते थे। तो बहुत कहा गया, उसने कहा ठीक है हम रखते हैं, जाओ कालपी से जाकर के राखी खरीद करके लाओ। राखी बनाई जाती है, गैंग के सभी लोगों को राखी बनाई जाती है और वो जो है वीरांगना सभी की बहन हो जाती है। उसी दिन मुस्लिम बाबा कहते हैं कि जाओ कि कालपी के अंदर भैरव मार्केट है, जिस भैरव सिंह छत्री ने इस क्षेत्र में तहलका मचा के रखा है, अन्याय करके हमारे समाज को बड़े उसके नीचे पहुंचा दिया, जाओ उसके यहाँ डकैती डालो जाके। दिन में 4 बजे डकैती डालो। फूलन ने कहा कि मैं नहीं डाल सकती, मैंने अभी इतने जल्दी कैसे डाल सकती हूँ, वहां थाना है बगल में, चौकी है बगल में, बीच में भयानक मार्केट है, मैं कैसे डाल सकती हूँ। बोले नहीं जाओ, ये तुम्हारे भाई का आदेश है और किस किस भाई को साथ देना है अपनी बहन का वो खड़े हो जाए। तो उस समय लगभग 18-20 लोग खड़े हुए और वो फूलन के साथ चले गए। दिन में 4 बजे वीरांगना फूलन ने पहली डकैती कालपी में डाली और उसके यहाँ डाली जिन लोगों ने समाज के साथ अन्याय किया था, समाज का धन रखा हुआ था, उनकी जमीनात अंगूठा लगा के अपनी जमीनें बढ़ाई थी, वो वहां पर उन्होंने उसके यहाँ पहली डकैती डाली। वीरांगना पूरे क्षेत्र में डकैती डालती थी, लेकिन साथियों कभी डकैती रात में नहीं डाली, डकैती दिन में डालती थी। और डकैती यूं नहीं डाली कि आप रईस आदमी हो, आपके यहाँ डकैती डाल दें। आपने अगर गलत ढंग से पैसा एकत्रित किया है, समाज का पैसा है, गरीबों का पैसा है, गरीबों के नाइंसाफ किया है गरीबों के साथ, तो आपको पहले अल्टीमेटम देती थी कि जाओ ये कार बोलो कि कार बंद कर दे और गरीबों का धन वापस कर दे। ऐसा वो नहीं करते थे। तो 4 बजे दिन में उनके साथ जो है उनके यहाँ डकैती डलती थी और जहाँ डकैती डालती थी वहाँ मर्डर नहीं होता था, जहाँ मर्डर होता था वहाँ कभी डकैती नहीं डालती थी। और डकैती का डाला हुआ पैसा अभी हमारे सज्जन बोल रहे थे कि जब वो खत्म हुई तो उनके यहाँ इतना धन निकला था, लेकिन जेल से जब रिहा हुई तो 200 कुछ रुपए निकले थे। तो जब वो बागी थी, क्रांतिकारी थी, समाज की लड़ाई लड़ रही थी, तो उनको पता होता था कौन से गांव में कौन आदमी पैसे के अभाव से बीमारी से जूझ रहा है, वो इलाज नहीं करा रहा, कौन सी बेटी के उस पर जो है पैसे के अभाव से शादी नहीं हो रही, वो शादी कैसे उसकी हो। तो वो पैसा जो डकैती का आता था वो पैसा उन घरों तक पहुंचाया जाता था। ये वीरांगना जी का काम हुआ करता था। और यहां तक नहीं कि पुलिस के भी कुछ लोगों ने बड़े पैमाने में मदद किया। पुलिस के लोग तो कई बार ऐसा आया कि पुलिस के लोग जवान जो है अपने हथियार दे देते थे कि जाओ तुम काम करके आओ, ये काम मेरा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, और आके मेरे हथियार मुझे दे दो, मैं बाद में आपके वहां ड्यूटी में चला जाऊंगा। पुलिस भी मानवता के साथ उनके साथ पेश होती थी। कई बार पुलिस के जवानों को 30-30, 40-40 जवानों को जंगल में जब वो आए, चूंकि वीरांगना जी के 7-7 राउंड के उनकी जो है पहरेदारी चलती थी,
पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा, 7 राउंड पे होती थी। पहला राउंड पार होते ही कोई व्यक्ति आ रहा है तो आवाज पहरेदार नहीं देता था, पक्षियों की आवाज से आवाज देता था, सिग्नल देता था कि 2 लोग आ रहे हैं, एक आ रहा है, पुलिस आ रही, किसान आ रहा, मजदूर आ रहा है, पानी दिया जाए क्या नहीं। वापसी में 1 मिनट नहीं लगता था वापसी सिग्नल का, और सिग्नल आ जाता था कि आगे भेज दो या नाम ना भेजो। तो ये जो कहानी है वीरांगना जी की, तो उस समय पुलिस के 30-40 जवानों को भी गिरफ्त में करके बैठाती थी दिन में, और शाम को छोड़ती थी और कहती कि अब तुम रुको, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे माननीय सम्मानीय हो, समाज के पहरेदार हो, तुम खाना खाओ और उसके बाद यहाँ से जाओ, लेकिन दिल्ली नहीं जाने देंगे। ये मानवता थी आपके वीरांगना फूलन की। तो जब इन्होंने बेमई ने अत्याचार के खिलाफ पर बदला लेने के लिए 8 दिन पहले माइक से अनाउंस किया कि मैं 14 तारीख को आकर के अपने किए हुए तुम्हारे कुकर्मों का बदला लेने आ रही हूं, अपने आकाओं को बुला लेना, अगर वो आपकी सुरक्षा कर सके तो कर ले। तो चूंकि इसलिए नहीं कर सकते थे, उन्हें डर नहीं था कि महिला की क्या औकात, जिसको ये हालत मैंने की हो उसकी क्या औकात मेरे यहाँ बदला लेने वो आएगी मेरे दरवाजे कभी। लेकिन सुबह 10 बजे जाकर के पार किया, 10 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक गांव नहीं छोड़ा। माइक लगा करके वहां उन्होंने अपनी घेराबंदी करवाई, घर घर की तलाशी लिया। पूरे गांव का किसी दूसरे बिरादरी का एक बच्चा, एक बुजुर्ग, एक महिला का अपमान और मारने का कार्य नहीं किया। जिन लोगों ने कुकर्म किए उन लोगों को खाली पकड़ करके घसीट करके ला करके उसी पेड़ के नीचे खड़ा किया और लाइन से खड़ा करके मारने का काम किया, ये बंद करने का काम किया, इनकाउंटर करने का काम किया। और ऐसा बदला लिया कि आज अभी फ्रांस की बात कर रहे हमारे लोग, फ्रांस ही नहीं दुनिया की बहुत सारे देशों में उनकी किताबों, उनके वहाँ के सब्जेक्टों में किताब पर इनकी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। आज जरूरत है समाज के उनके बारे में पढ़ने को, आज जानने को, आज अपने बहन बेटियों का उनके इतिहास को बताने की। मैं कश्यप समाज की इस मंच पर आया हूँ, इस क्षेत्र पर आया हूँ, आप लोगों का मैं बहुत ऋणी। वीरांगना जी जिस समय जेल पर थी, मानवर कांसी राम साहब को बताया और मानवर कांसी राम साहब ने जेल के अंदर रहते हुए पहला चुनाव वीरांगना फूलन को दिल्ली से लड़ाने का कार्य किया था। जो दिल्ली से पहला चुनाव हुआ था वो शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर के सामने वीरांगना फूलन लड़ रही थी। एक दिन के लिए उन्हें मैदान में नहीं छोड़ा गया, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे और उनको बड़े पैमाने में बहुतायत संख्या में वोट मिलने का काम किया हुआ। तो उस वीरांगना फूलन को जो जेल में थी, तो उसको भाप गए हमारे माननीय मुलायम सिंह जी कि ये निषाद समाज की जो अगर महिला को पकड़ लिया जाएगा तो मछुआरे समाज की समस्त उपजातियों का वोट आराम से लिया जा सकता है। ये क्रांतिकारी है, ये महिला का हमें जो है साथ देना चाहिए। और उन्होंने शर्त के अनुसार अपना
वादा भी पूरा किया, सारे मुकदमे वापस लिए। और जब वो आत्मसमर्पण हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मसमर्पण पर वही एसपी जिसका नाम शर्मा का ले रहे थे आप, वो एसपी का 5 साल का बेटा जंगल में गिरवी रखने का काम किया था वीरांगना फूलन ने, कि अगर मैं मारी जाऊंगी तो तुम्हारा इकलौता बेटा तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेगा, उसकी भी हत्या होगी। और उसकी पत्नी को भी गिरवी रखने का काम किया था वीरांगना फूलन ने, दोनों लोग। तब तो जाके सिलेंडर हुई थी। तो ये सिलेंडर होने पर जो चीफ मिनिस्टर छत्री थे अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारा इलाका है, हमारा प्रदेश है, हमारा फोर्स लगा हुआ है और वीरांगना को यूं ही समर्पण करवाना। उन्होंने अपना हेलीपैड जमीन पर नहीं उतारा था, बल्कि केमिस्ट्री विभाग के ऊपर में, जो डिग्री कॉलेज के ऊपर केमिस्ट्री विभाग के ऊपर अपना हेलीपैड बनवा करके अलग से हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर उतारा था। सारे साथियों को नीचे जमीन पर समर्पण कराने के लिए मंच बनाया गया था। तो सभी साथी तो जमीन पर उन्होंने, तो यानी जो ग्राउंड था उस पर उन्होंने समर्पण करने का काम किया, लेकिन वीरांगना फूलन का समर्पण उसी केमिस्ट्री विभाग के ऊपर, छत के ऊपर समर्पण हुआ था। ये गुण बात है जो मैं बता रहा हूं। वीरांगना फूलन को मरवाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र जेल में ही रखा और उनको, जो वहां पर पागल खाना था, उनको पागल खाने में भी रखने का काम किया। यानी यातना को देने का कहीं कमी नहीं रखी। वीरांगना फूलन को तरह तरह की यात्राएं जिंदगी में सहनी पड़ी और समाज के खातिर आपको बता दें कि उन्होंने जितने भी मर्डर किए, वो मर्डर पुलिस ने आज तक दर्ज नहीं किए। क्योंकि जब कोई अन्यायी अत्याचारी होता था तो रोकती थी फूलन, नहीं मानने पर उसकी हत्या करती थी और चिट्ठी उनकी शर्ट पे ऐसे उनके कपड़े पे नत्थी करवाती थी अपने नाम पर कि मैंने इसलिए इसको मारा है। तो अगर वो चिट्ठी लगा के फूलन के साथ में अगर उसको स्वीकार फूलन का करते हैं मर्डर कि फूलन ने मारा है, उसके नाम लिखा जाता है, तो चिट्ठी भी लिखी जाएगी, कारण लिखा जाएगा। तो पुलिस क्या कर रही थी? तो वो एक भी मर्डर फूलन के नाम दर्ज नहीं है। और ये जो दर्ज थे, ये जो हुआ, ये दर्ज जो है, ये भी वो वापस ले लिए गए। तो कहने का मकसद, बड़े पैमाने में ये सब हुआ और यहां तक आज की डेट पर उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, आखिरी में सदन पर जब वो जीतकर 1996 में पहला चुनाव जब वो जीती, उससे पहले 15 फरवरी 1995 को उन्होंने हिंदू धर्म को लात मार करके दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म लेने का कार्य किया, ग्रहण करने का कार्य किया। ये सबसे बड़ा कार्य तुम समय संदेश देकर गए। अकेले ने नहीं लिया, नेपाल के राजा और शाही परिवार में नेपाल में जाकर के उन राजा से भी मिला हूं, उनके वंशज, और उनके सामने उनके साथ रह करके उन्होंने ये बौद्ध धर्म दीक्षा नागपुर भूमि में लेने का कार्य किया। और मानवर कांशीराम साहब के साथ में उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया, जो धर्म भूमि दीक्षा के तहत वो जो है जहां बौद्धिस्ट देश थे उनका भ्रमण किया वीरांगना फूलन देवी जी ने। अगर आज की डेट में आप लोग जो जयंती मना रहे हो
से कम मेरा एक निवेदन है कि वीरांगना फूलन जी की फोटो जो आज लगी है वो कल ना लगाना, जो आज लगी है वो कल न लगाना, क्योंकि बगल में फोटो लगी है एकलव्य की, ये एकलव्य लगे फोटो लगी है और कहा जाता है कि वीर एकलव्य कहा जाता है, तो वीरता के लिए उनका धनुष और बाण है। और अगर वीरांगना है तो वीरांगना का एक हथियार था जिसका गन कहा जाता है, तो विदाउट गन फोटो कोई भी मत लगाना। एक संदेश लेके जाना, हमें सांसद फूलन नहीं चाहिए, हमें वीरांगना फूलन चाहिए, क्रांतिकारी फूलन चाहिए, योद्धा फूलन चाहिए, ऐसी फूलन चाहिए कि हमारी पीढ़ियां खुद सुधार दे फूलन मन के। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, जय भारत।